नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विकारी शब्दों की श्रृंखला में आज जो विषय मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है सर्वनाम। सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। विषय प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगी। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करूं, क्योंकि बोर्ड पर लिखने से विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे कमेंट्स डाल रहे हैं शायद वे मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। आप मेरी पूरी वीडियोस देखिए। आपको जो भी संकल्पना है या उसका कोई भी भेद है वो सब मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे। और यदि आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी हैं और संकल्पना और उसके भेद लिखे हुए देखे हैं और फिर भी आपको लगता है कि ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट्ट पर लिखने से आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा सरलता का अनुभव होगा, तो बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन के बाद मैं एक बोर्ड रख लूँगी अच्छा सा और उस पर लिखूँगी। वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एडिटिंग का पूरा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक मैं इसी प्रकार वीडियोस बनाती रहूँगी क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप पूरी वीडियोस देखिए। जो भी चीज़ें या जो भी वर्तनी या स्पेलिंग्स, जो भी भेद, जो भी संकल्पना बिल्कुल भी कठिन होती है वह मेरी वीडियो में ज़रूर लिखी जाती है। आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग या इस्तेमाल संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे लड़का जा रहा है की बजाय यदि हम कहें वह जा रहा है तो यह सर्वनाम होगा। इसमें जो वह शब्द है लड़का के स्थान पर आया है तो वहाँ पर वह सर्वनाम होगा, है ना। लड़की हंस रही है, वह हंस रही है, लड़की के स्थान पर हमने वह लिखा। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ, स्पष्ट करती हूँ। जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हों या किसी पात्र के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं और उस पात्र का नाम रमेश है। रमेश एक अच्छा बच्चा है। रमेश रोज सुबह समय पर उठता है। रमेश प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है। रमेश समय पर नहाता धोता है, भोजन करता है तथा विद्यालय जाता है। रमेश विद्यालय पहुंचकर रमेश के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को प्रणाम करता है। रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा है। यदि हम लगातार रमेश 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 कहते जाएंगे तो इसका प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। यदि हम कोई कहानी कहते हैं किसी के संबंध में और बार बार उस पात्र का नाम लेते जाते हैं तो कहानी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए बार बार उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेने की अपेक्षा हम यह, वह, इसका, उसका, उसने, उससे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके इसके भेदों को भली भांति समझेंगे तथा यह जानेंगे कि वाक्यों में सर्वनाम को कैसे पहचाना जाता है तथा यह कैसे जाना जाता है कि इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष माने होता है आदमी, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मनुष्य अर्थात
इंसान की बात की जा रही है, क्योंकि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर हम मनुष्य के संबंध में बात करते हैं वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह दिल्ली गया या वह कल आएगा, तो यहाँ पर उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर यह वह उसका जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, यह निश्चित है कि हम मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को समझने की आवश्यकता है। पहला भेद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, जब कोई भी मनुष्य अपने बारे में बात करता है, वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है, चाहे वह एक वचन में हो या बहुवचन में हो। इसके उदाहरण हैं मैं, मेरा, मैंने, मुझसे, मुझे, हम, हमारा, हमने, हमसे। तो इस प्रकार जब मैं के बारे में बात हो रही है, या मैं खुद अपने बारे में बात कर रही हूँ, या कोई मनुष्य अपने बारे में बात करते हुए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, या बहुत सारे लोग अपने बारे में बात करते हुए हम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। जैसे यदि मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ तो आप मध्यम पुरुष हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो मध्यम पुरुष के उदाहरण होते हैं तू, तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, आपका आदि। तो इस प्रकार के शब्द जिसमें हम सुनने वाले की बात करते हैं, वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य, अन्य माने अदर्स, कोई और। इसमें ना बोलने वाले के संबंध में बात हो रही है, ना सुनने वाले के संबंध में बात हो रही है। इसमें किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, जो ना बोलने वाला है ना सुनने वाला। वह, यह, उसने, उसका, उनसे, उन्होंने, ये सारे शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे समझा, और उसके 3 भेद उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, और अन्य पुरुष अर्थात जो न बोलने वाला है ना सुनने वाला है, कोई और है, कोई दूसरा है, कोई अन्य है जिसके संबंध में बात की जा रही है, अन्य पुरुष। इनके बारे में सीखा। अब बढ़ते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे किससे, किसका, किसने। तो इन प्रकार के शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भ्रांति हो जाती है। यदि पूछा जाए आपने यह पुस्तक किससे ली, इसमें अगर किससे को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया जाएगा तो आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि किससे को रेखांकित किया गया है। लेकिन आपने यह पुस्तक किससे ली में अगर आपने को रेखांकित किया गया है, अगर आपने को अंडरलाइन किया गया है, तब आप प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने है पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। तो वहाँ पर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कॉमा मध्यम पुरुष। वहाँ पर आप प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखेंगे। जब किससे, किसका,
किसने या इस तरह के शब्दों को रेखांकित किया जाएगा, वहीं पर आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय माने फिक्स्ड, जहाँ पर कोई वस्तु निश्चित हो, कोई व्यक्ति निश्चित हो, फिक्स्ड हो, आपको पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। जब आपसे कहा जाए कि बहुत सारी पुस्तकें फैली हुई हैं, कोई लाल है, कोई नीली है, कोई काली है, कोई पीली है, या कोई हिंदी है, कोई अंग्रेज़ी है, कोई गणित है, और अलग अलग विषयों की पुस्तकें वहाँ पर फैली हुई हैं। एक निश्चित पुस्तक की ओर इशारा करके यदि आपसे वह पुस्तक मांगी जाए और वह कहा जाए या यह कहा जाए और आप जानते हैं कि किस पुस्तक की ओर इशारा किया जा रहा है, वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुस्तक के लिए यह वह का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे फूल खिले हैं, किसी एक निश्चित फूल की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि यह सुंदर है, यह सुंदर है, और 100 प्रकार के फूल हैं, और आप जानते हैं कि निश्चित रूप से किस फूल की ओर इशारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि बहुत सारी शब्दों में या बहुत सारी वस्तुओं में या बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे फलों में, बहुत सारे फूलों में या कुछ भी, उसमें अगर निश्चित रूप से किसी एक की ओर इशारा करके आपसे बात की जा रही है और आप समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से किस वस्तु की ओर इशारा किया गया है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। निश्चयवाचक हम समझ गए, वस्तु निश्चित है, निर्धारित है, आपको पता है किसके संबंध में बात हो रही है। अनिश्चयवाचक उसका ठीक उल्टा, आपको नहीं पता कि वह वस्तु वास्तव में क्या है। कुछ तो है, कुछ है, लेकिन क्या है आपको नहीं पता। जैसे पानी में कुछ गिरा है, कुछ, अब वह कुछ कौन सी वस्तु आपको नहीं पता। वो कीड़ा गिर गया, वो मिट्टी गिर गई, वो चावल का दाना गिरा है, वो चीनी का दाना गिरा है, वो क्या वस्तु गिरी है आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आपने कहा कुछ, पानी में कुछ गिरा है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई तो आया है, लेकिन वो कौन है? वह आपका मित्र हो सकता है, आपकी माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या कोई और हो सकता है, और आपको नहीं पता कि वह वास्तव में कौन है, इसलिए आपने कहा दरवाजे पर कोई आया है। वो कोई कौन है निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध माने कनेक्शन, रिलेशन, तो इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पहला सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, संबंधित होता है, कोरिलेटेड होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा करोगे कौमा वैसा भरोगे, जैसा वैसा दोनों आपस में संबंधित हैं। जिसकी लाठी कौमा उसकी भैंस, जिसकी और उसकी आपस में संबंधित हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज माने होता है अपना, पर्सनल, प्राइवेट, उसे आप कहते हैं निज। निज खुद का, अपना खुद का, उसे आप कहते हैं निज। निज नाम, आपका खुद का नाम, आपका खुद का नाम। तो निज जो है उसमें निजस्व की भावना आ जाती है। तो वहाँ पर कई बार बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यह मेरी पुस्तक है, मैं मेरी अंडरलाइंड होता है तो निजवाचक सर्वनाम लिख देते हैं, क्योंकि निज माने पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है। लेकिन मेरी तो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपनी बात कर रहा है,
तो निजवाचक के साथ कभी भी पुरुषवाचक में कंफ्यूज नहीं होना है। निजवाचक बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, या फिर आप समझ लीजिए कि सिर्फ 4 ही हैं जिनको आप पढ़कर पहचान सकते हैं। अपना, खुद, अपने आप और स्वयं। ठीक है, अपना काम स्वयं करो। अपना और स्वयं दोनों निजवाचक। ठीक है, उसने अपने आप काम कर लिया, अपने आप निजवाचक। उसने खुद काम कर लिया, खुद निजवाचक। उसने काम कर लिया, उसने, किसने? पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, उसने, उसकी बात हो रही है, जो ना बोल रहा है ना सुन रहा है। उसने अपना काम स्वयं कर लिया, जो ना उत्तम पुरुष है ना मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। उसने में अंडरलाइंड है, उसने को रेखांकित किया गया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। स्वयं को अंडरलाइन किया है, स्वयं रेखांकित है, तो निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, अपने आप, खुद, अपना, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इन्हें कभी भी पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं मिलाना है। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम की परिभाषा सीखी, सर्वनाम की संकल्पना सीखी, उसके 6 के 6 भेदों की संकल्पना और वाक्यों में सर्वनाम के भेदों को किस प्रकार पहचाना जाए हमने सीखा। आशा है कि सर्वनाम संबंधी मेरी यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, आप अच्छी तरह संकल्पना को समझे होंगे। यदि आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई तो कृपया उसका वर्णन करते हुए अपने प्रश्न टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। आपको यह भी बताना है कि यदि आपको यह संकल्पना नहीं समझ में आई तो उसमें क्या समझ में नहीं आया है, तभी मैं आपको उत्तर दे सकूंगी। और यदि आपको मेरी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, आपको लगा कि आप सर्वनाम को और अच्छी तरह समझ पाए हैं, तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विकारी शब्दों की श्रृंखला में सर्वनाम के बाद मैं अपनी अगली वीडियो में विशेषण लेकर आप सभी के सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।